सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। इससे पहले समस्त देशवासियों को श्रीमद् भागवत गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये जो है शुभकामना देना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो अष्टांग हृदयम भागवत गीता क्लास है, क्या है जी, अष्टांग हृदयम भागवत गीता। और आज जो जयंती है श्रीमद् भागवत गीता जयंती, तो वो है भागवत गीता, और जो आप सभी लोग पढ़ रहे हैं ये है भागवत गीता। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता है, एक दूसरे से पूर्ण होता है। क्योंकि भागवत गीता से जो है आपके मानसिक रोग कष्ट होते हैं, वहीं भागवत गीता से आपके जो है शारीरिक रोग दूर होते हैं, शारीरिक रोग जो है दूर होते हैं। तो इसलिए दोनों का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक जो है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा क्या गया है कि जब तक आपका मन, इंद्रियें आदि प्रसन्न नहीं होगा, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भागवत गीता का जो है अध्ययन करना चाहिए, उसका जो है हमें पालन करना चाहिए। गीता में जो उपदेश है, तो आज जो है आज ही के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में इस अनमोल जो है दिव्य कहिए या फिर उपनिषदों का निचोड़ जो है ये गीता सार सुनाया था। पूरा विश्व कहिए भागवत गीता जयंती मना रहा है और आप सभी लोग भागवत गीता पढ़ रहे हैं जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को भागवत गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। आज हम पढ़ेंगे मेध धातु का टॉपिक चल रहा है, और मेध धातु के संदर्भ में कल एक प्रश्न आ गया था। क्या आया था कि मेद क्या है, मज्जा क्या है, बसा क्या है, चर्बी क्या है, इसमें कन्फ्यूजन था। तो आज यही टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा इतना आसान से, तो इसलिए इसका टॉपिक है। तो कल ही प्रश्न आया था और आज हम टॉपिक लेके आए हैं मेद, मज्जा, बसा, चर्बी। तो बसा चर्बी एक ही कहलाया। अब हम जो है मेद, मज्जा, बसा, चर्बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है, कल मैंने आपको बताया था मेद धातु का परिचय और निर्माण बताया था कि कैसे निर्माण होता है। तो मास थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं, कल का टॉपिक थोड़ा लेके चलते हैं। तो मास धातु की उत्पत्ति के समय ही क्या हो जाता है, मेद निर्माण अंश बन जाता है। मास धातु की उत्पत्ति के समय ही मेद निर्माणक अंश बन जाता है। तो मेद निर्माण अंश पे मेद अग्नि की क्रिया होती है, तब जो है तीन चीज़ें बनती है। पहला, मेद धातु का मल क्या है जी, पसीना है, स्वेद है। और दूसरा है स्थूल मेद धातु बनती है। और क्या बनती है, सूक्ष्म भाग में क्या बनती है, स्थूल भाग में तो मेद बन जाती है, और सूक्ष्म भाग में आपका दो चीज़ें बनती हैं। पहला उप धातु बनता है और दूसरा अस्थि निर्माण अंश बन जाता है। तो सूक्ष्म रूप में जो है उप धातु बनती है। ठीक है, मेद का उप धातु बनती है स्नायु, और इसका जो है सूक्ष्म भाग में अस्थि निर्माण अंश बनता है। चलिए, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। अभी हम देखते हैं कि चरक ने भी यही कहा है कि मांस अपनी अग्नि से पककर तथा अपनी अग्नि और अपने में रहने वाले जलीय गुण सनिग्धता से युक्त हो मेदो धातु बन जाता है। तो मांस की अग्नि से पक करके
और आगे जो है अग्नि की जो क्रिया होती है। तो क्या बताया गया है, अभी जो है आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आयुर्वेद में जो शरीरगत स्नेह के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कोई भी साथी पढ़िए, आयुर्वेद में शरीरगत स्नेह। आयुर्वेद में शरीरगत स्नेह के लिए मज्जा, वसा, मेद, योम, सरक्त मेद इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। यह पीत पीर्ण वर्ण की होती है, इसलिए इसे येलो मैरो कहना चाहिए। छोटी अस्थियों में लाल मज्जा होती है, इसलिए सरक्त मेद से रेड मैरो जानना चाहिए। वसा को शुद्ध मांस का स्नेह बताया गया है। यह शरीर की धातु न होकर उपधातु मानी गई है, अतएव वसा की गणना मेद में करना उचित नहीं है। वस्तुतः ठीक है मेद और चलिए इसे पहले समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद में शरीरगत स्नेह के लिए चिकनाई तो कई रूपों में है शरीर में, बसा के रूप में है ना, मज्जा के रूप में, मेद के रूप में। तो देखिए कि आयुर्वेद में शरीरगत स्नेह के लिए आयुर्वेद शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो शरीर में जो स्नेह है तो कई रूपों में है। पहला आया है मज्जा, वैसे आप अभी मेद हम पढ़ रहे हैं, मेद के बाद ही मज्जा आता है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो आप क्रम से अगर देखें तो मेद, तो शरीरगत स्नेह के लिए मेद भी चिकनाई है, स्नेह है। मेद क्या है जी? स्नेह है। और मज्जा भी स्नेह है, बसा भी स्नेह है, असारक्त मेद। तो ये इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है जी शास्त्रों में। तो सुश्रुत ऋषि के रेफरेंस से आज मैं बताऊंगा। तो ये सब क्या है, बसा क्या है, मज्जा क्या है, मेद क्या है, सारक्त मेद क्या है। 4 शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, गौर करिएगा। बसा मज्जा, मज्जा है बसा है, बसा मज्जा, और मेद एवं सारक्त मेद, मेद एवं सारक्त मेद दोनों एक ही है, कुछ मिलता जुलता है। सारक्त में यहाँ पे लाल होगा। तो बसा, मज्जा, मेद एवं सारक्त मेद इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है जी। तो यही हम पढ़ेंगे, मेद, मज्जा और बसा यानी कि चर्बी। तो यहाँ पे मेद यानी कि यहाँ पे मेद से आप सारक्त मेद भी ले लीजिएगा, है ना। मज्जा यानी कि बोन मैरो, बसा यानी कि चर्बी यानी कि फैट। ठीक है जी, क्लियर है। मेद मतलब क्या, तो मेद मतलब भी आगे देखेंगे। मेद मतलब मेद समझिए, नहीं तो आप इसे मॉडर्न में हम अभी आपको बताने वाले हैं। मेद धातु का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो आपको मेद का भी क्लियर हो जाएगा। एडिपोटिशु होता है, मज्जा मतलब बोन मैरो होता है, बसा यानी कि फैट, चर्बी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए सुश्रुत ऋषि ने क्या कहा है। सुश्रुत शरीर स्थान का सूत्र है, तो यहाँ से पढ़िए। देखिए सुश्रुत ने क्या कहा है इन तीनों के बारे में। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन मेद और सारक्त मेद आप इसे कह सकते हैं, 4 प्रकार के हो गया। तो यहाँ से पढ़िए, मेदोधरा कला। मेदोधरा कला तीसरी मेदोधरा कला है। यह सर्व प्राणी मात्रों के उदर में और छोटी छोटी हड्डियों में रहती है। बड़ी हड्डियों में मज्जा रहती है। विमर्श, मज्जा, बोन मैरो और पेट के चर्म के नीचे भाग में रहने वाली चर्बी मेदोधरा कला है। अष्टांग संग्रह में और भी थोड़ा अधिक वर्णन है। तदेव च वही मेदोधरा कला मस्तक में कपालों स्कल्स के भीतर मस्तिका काख्य है। मेदोधरा कला में वसा का भी अंतर्भाव होता है। तो देखिए ये सब रहता कहाँ है, तो बसा कहाँ रहता है, मेद कहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पे आया है कि बसा का भी, मेदोधरा कला में बसा का भी अंतर्भाव होता है, यानी कि उसी में आता है। बसा क्या है, मेद में ही आता है, पर ये अलग उसमें मतलब है, लेकिन इससे भिन्न है।
इसको हम समझते हैं कैसे। तो सुश्रुत सूत्र क्या है जी, ये बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि तृतीय मेदोधरा कला, देखिए आपको कला मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें शरीर स्थान में ये आया है मेदोधरा कला, मांस धरा कला, रक्त धरा कला, पुरीष धरा कला, है ना। यानी कि इस प्रकार से चैनल है अपने शरीर में। तो देखें तो मेदोधरा इसमें आया है, तीसरी मेदोधरा कला है, ये सुश्रुत का कहना है। यह सर्व प्राणी मात्रों के उदर में, देखिए ये कहाँ रहता है जी, उदर में पहला स्थान है। सर्वभूतानाम उदरस्थ अन्वस्थेषु च महत्सु च मज्जा भवति। देखिए क्या है कि सभी प्राणियों के उदर में है, सभी प्राणियों के उदर में है, यानी कि पेट के अग्रभाग में है, पेट में है। उदर मतलब पेट समझिए। और क्या है, तो ये जो है सभी प्राणियों के उदर में है, मेद की बात कर रहे हैं आप, ये सभी प्राणियों के उदर में है और छोटी छोटी हड्डियों में रहती है। देखिए, और दूसरा चीज़ है उदर में है और छोटी छोटी हड्डियों में रहती है, हड्डियों में है, हड्डी के अंदर है, ये बताया जा रहा है। छोटी छोटी, बड़ी हड्डियाँ नहीं कि ह्यूमरस हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया या फिर फीमर, इसमें नहीं, ये बड़ी हड्डियाँ हैं। तो बड़ी हड्डियों में क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा बताया गया है, यह सर्व प्राणी के उदर में रहता है, यानी कि मेद जो है उदर में रहता है, मुख्य रूप से स्थान वैसे संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन उदर में विशेष रूप से बताया। और छोटी हड्डियों में रहता है, छोटी छोटी हड्डियाँ। तो छोटी हड्डियाँ क्या, तो जैसे हाथ पैर के जो उंगलियाँ हैं, ये सब क्या है, छोटी हड्डियाँ हैं। हाथ और पैर के छोटी हड्डियाँ हैं, हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं ये सब छोटी छोटी हड्डियां हैं। इस प्रकार से जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं, और भी ना जाने कितने छोटी हड्डियां हैं, तो उसमें रहता है मेद। अब बड़ी हड्डियों में क्या रहता है जी, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है सुश्रुत ऋषि ने कि बड़ी हड्डियों में मज्जा रहता है। तो बड़ी हड्डी क्या है, तो बड़ी हड्डी में जैसे ह्यूमरस हो गया, टिबिया हो गया, पैर के फिबुला हो गया या फीमर हो गया, इस प्रकार से हाथ पैर के जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, है ना। तो ये सब देखें तो ये सब बड़ी हड्डियां हैं, वहाँ पे मज्जा रहता है। तो मेद का स्थान क्या है जी, उदर तो है, साथ में आपका छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये दो प्रमुख स्थान हैं। और यहाँ पे मेद की वर्णन केवल आया कि छोटी हड्डियों में मेद है और उदर में है, और बड़ी हड्डियों में मज्जा है, बोन मैरो है। तो विमर्श में क्या लिखा है कि मज्जा यानी कि बोन मैरो और पेट के चर्म के नीचे भाग में रहने वाला चर्बी मेदोधरा कला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चर्बी भी जो है किसमें अंतर्भाव है जी, मेदोधरा कला में ही अंतर्भाव है, यानी कि उसी में आता है ना चर्बी। तो वैसे देखा जाए तो चर्बी, मेद, ये सब क्या है जी, तो स्नेह है, चिकनाई है अपने शरीर का। तो क्या है कि मेदोधरा कला इसमें और भी मतलब कि जैसे अपने कपाल है, अस्कल है, तो उसमें भी जो अस्थियां हैं छोटी छोटी, तो उस सभी में जो है मेद है, ठीक है। और कैसा मेद है जी, तो कहीं मेद है और कहीं सारक्त मेद है। क्या है जी, सारक्त मेद है, जिसको आप रेड कह सकते हैं, रेड बोन मैरो भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। तो सारक्त मेद इसको कहा जाता है। तो अभी आगे देखिए पढ़ते हैं, ये और पढ़िए, विशेष करके स्थूल अस्थियों में ये लाइन भी पढ़िए। विशेष करके स्थूल हड्डियों के भीतर मज्जा रहती है। इनके स्थूल हड्डियों के अतिरिक्त इतर सूक्ष्म सब हड्डियों में रस के साथ मेद रहता है। शुद्ध मांस का जो इसने रहता है वह वसा नाम से कहा जाता है। विमर्श, वसा, मज्जा और मेद तीनों पदार्थ मेदोधरा कला के अंतर्गत आते हैं। उनका परस्पर भेद निम्न प्रकार से, मज्जा स्थूल अस्थियों में रहती है, मेद सूक्ष्म हड्डियों में रहता है, वसा शुद्ध मांस का जो स्नेह है वह वसा है। चलिए ठीक है, तीनों में डिफरेंट हमने देख लिया है, अभी और क्लियर मैं करूंगा, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो लेंगे।
देखिए विशेष करके स्थूल हड्डियों में मज्जा रहती है। ये पहले ही सूत्र में क्लियर हुआ कि जो बड़ी हड्डियां हैं, फीमर है या ह्यूमरस है, जो बड़ी हड्डियां हैं हाथ पैर की, इसमें मज्जा रहती है। और भी बहुत सारे बड़ी हड्डियां हैं उसमें मज्जा रहता है, बोन मैरो हो गया। इनके स्थूल हड्डियों के अतिरिक्त इसके अलावा क्या आया है कि जो स्थूल, तो आपने देख लिया कि जो स्थूल हड्डियां हैं यानी कि बड़ी हड्डियां, स्थूल मतलब होता है बड़ी, तो जो बड़ी हड्डियां हैं उसमें मज्जा है, परंतु इसके अतिरिक्त इतर यानी कि सूक्ष्म, इसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, कहता है इसमें जो है मेद है। देखिए इसमें जो है मेद है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसे मेद कहा गया है। यहाँ पे हड्डियों में रक्त के साथ, यहाँ पे रक्त होना चाहिए, रक्त के साथ मेद रहता है, इसलिए इसको सारक्त मेद कहा गया है। सारक्त मेद, देखिए आया है ना, देखिए अथे त्रिषु सर्वेषु सारक्तम मेद उच्यते, यानी कि सारक्तम मेद उच्यते, इसे जो है सारक्त मेद कहा गया है। तो सारक्त मेद भी आपने देख लिया। मेद क्या है जी, छोटी हड्डियों में है, लेकिन कहीं कहीं जो बहुत ज़्यादा छोटी है, यह किसी विशेष स्कल जैसे हो गया, और फिर रिब्स हो गया जो पसली की हड्डी हो गया, और भी कई मतलब जो वर्टिब्रा होते हैं, मनके होते हैं, रीढ़ की हड्डी हो गया, और भी अस्टर्नम हो गया, जो बहुत सारी हड्डियां जो होती हैं पीछे की, तो ये सभी जो है ऐसा बताते हैं कि ये सब में सारक्त मेद है, रेड बोन मैरो है जी, है ना। तो इसी को सारक्त मेद हम कुछ जानते हैं। और तो मज्जा क्या है जी, तो बड़े हड्डियों में है। मज्जा क्या है जी, बड़े हड्डियों में रहने वाले को मज्जा कहते हैं। जो बड़े बड़े हड्डियां हैं उसके बीच में जो है चिकनाई, वो आपका मज्जा है। मेद क्या है जी, तो सूक्ष्म हड्डियों में है मेद। सूक्ष्म हड्डियों में क्या है जी, छोटी हड्डियों में आपका मेद है, और कहीं कहीं लाल मेद है ना, लाल है वो, तो इसको रेड कहते हैं, सारक्त मेद, ठीक है। और बसा क्या है, चर्बी क्या है, तो ये कहता है शुद्ध मांस का जो सने है वह बसा है, बसा है। तो इसमें से अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए जो मेद है और मज्जा है वो धातु है, टिश्यू है, उत्तक है ये जी, ठीक है। लेकिन बसा क्या है, ये उपधातु है, किसका, तो मांस का। बताया था मैंने, याद करिए, मांस का उपधातु क्या है जी, मांस का याद आया कुछ, मांस का उपधातु है बसा। तो मज्जा और मेद धातु है, लेकिन इसलिए धारण करता है, पोषण करता है, लेकिन बसा क्या है जी, उपधातु है, धारण करता है, पोषण नहीं करता है। तो ये क्या है कि मांस के नीचे, मांस धातु का उपधातु है, तो मांस का जो सने है वह बसा है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से जो है बसा का, अन्य मज्जा का और मेद का जो डिफरेंट था ये था जी, अन्य अंतर पता चल गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हैंड रेज करके पूछिए ज़रूर, ठीक है। अब देखिए इसका हम थोड़ा और भी क्लियर करते हैं। कुछ प्रश्न है कि जो अनुअस्थि है, अनुअस्थि मतलब छोटे हड्डी है, अर्थात सूक्ष्म हड्डियों में मेदोधरा कला होते, मेद होता है, तो हड्डियों में मज्जा होती है, हड्डियों में मज्जा होती है, तब यहाँ अस्थि में मेद कैसे कहा, ये प्रश्न हो सकता है। देखिए है ना, कि हड्डियों में मेद होती है, तो इसका उत्तर क्या था जी, उत्तर ये है कि छोटे अस्थियों में मेद होता है, बड़े अस्थियों में मज्जा होता है, ये क्लियर है, ठीक है। और ये सुश्रुत संहिता का ही जो है सुश्रुत संहिता का ही रेफरेंस है ये, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे जो है, ठीक है, इसी का व्याख्या है ये। तो ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने मन में होगा कि अस्थियों में तो, हड्डियों में तो मज्जा होती है, तो मेद कैसे आया, तो मेद कैसे आया जी, तो इसका उत्तर क्या है कि बड़े अस्थियों में मज्जा होता है, छोटे अस्थियों में मेद ही होता है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न और भी कुछ आ सकता है इस प्रकार से, स्थूल यानी कि बड़े हड्डियों में क्या है, तो बड़े हड्डियों में मज्जा है, छोटे अस्थियों में सारक्त मेद है या मेद है, आप ऐसा कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि मेद और मज्जा का अनुकरण करने वाली उपधातु बसा तब क्या है, बसा क्या है ना, बसा क्या है, मज्जा तो समझ ही आ गया कि छोटे हड्डियों में मेद है, बड़े हड्डियों में मज्जा है, तो बसा क्या है, ये प्रश्न है। अब
तो बसा क्या है जी? तो इसका उत्तर क्या है जी? इसका उत्तर सुश्रुत ऋषि ने ही दिया है। देखिए क्या लिखा है, शुद्ध मानसस्य यह स्नेहा सा बसा परिकीर्तिता। इसका मतलब हुआ जो शुद्ध मांस का जो शुद्ध स्नेह है, यानी शुद्ध मांस का जो स्नेह है वह बसा है जी। यानी कि ये मांस धातु का ये उपधातु है, ये मांस का उपधातु है। तो जो हमारे शरीर में चिकनाई है ना, तो ये बसा है ना, बसा है। और जो चर्बी के रूप में बढ़ जाता है ना, वो इसको हम मेद कहते हैं वैसे तो, लेकिन कह देते हैं कि चर्बी बढ़ गया, चर्बी ने मेद बढ़ गया है। वैसे तो पेट जो उदर विशेष रूप से बढ़ा है वो मेद बढ़ गया है। और भी रहता है, जैसे कंधे पे भी रहता है, आपका नितंब आदि में बहुत कहीं मैंने इस पूरे शरीर में मेद रहता है, लेकिन मुख्य रूप से स्थान बताए उदर है, स्कंध है, नितंब है और भी स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से मेद, ठीक है। तो मेद क्या है जी? छोटे अस्थियों में। मज्जा क्या है? बड़े अस्थियों में। तो बसा क्या है? तो शुद्ध मांस का स्नेह है। ये मांस मेद और मज्जा धातु है और बसा जो है उपधातु है। इतना क्लियर जी? तो ये दो प्रश्न था यहाँ पे, तो ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं मेद धातु का आधुनिक दृष्टिकोण, कैसे इसे समझें, आधुनिक दृष्टिकोण से हम कैसे समझें। तो यहाँ पे कुछ क्या लिखा गया है इसे पहले पढ़िए, फिर हम बताते हैं। कलाओं के वर्णन प्रसंग में महर्षि सुश्रुत ने मेदोधरा नामक तीसरी कला का वर्णन किया है, जिसे आधुनिक रचना शरीर के अनुसार ओमेंटम और डिफेसिया माना जा सकता है। मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में रहता है। बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है, विशेषकर बड़ी अस्थियों का आश्रय लेकर मज्जा रहती है, और इतर अर्थात छोटी अस्थियों में सरक्त मेद रहता है। शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसे वसा नाम से जाना जाता है, इसलिए वसा को फैट कंटेंट ऑफ फ्लैश जानना चाहिए। देखिए मेद धातु का आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि मेद कहाँ रहता है जी? तो मुख्य रूप से उदर में रहता है, उदर में, ठीक है, उदर में। जैसे आधुनिक शरीर रचना के अनुसार ओमेंटम और डिफेसिया माना जा सकता है। तो ओमेंटम क्या है? तो शायद हमें लगता है भूल गए होंगे, मैंने एक बार 15 कोष्ठ अंगों के बारे में बताया था, उस समय मैंने ओमेंटम शब्द करके मैंने बताया था। ये उदर में ही रहता है, देखिए, है ना, ओमेंटम। तो जैसे ये अपना आते हैं ना, छोटे आते हैं जो हैं, तो दो प्रकार के छोटी और बड़ी दो ओमेंटम होता है। इसको ओमेंटम को क्या कहते हैं? तो ओमेंटम को बपा बहनम ऐसा शब्द आया है जी शास्त्रों में, बपा बहनम इसे संस्कृत में कहा गया है, लेकिन मॉडर्न में आप इसे ओमेंटम शब्द कॉमन है। तो ये जो है ओमेंटम है जो अभी स्क्रीन पे आपके है। तो जो बड़ी छोटी आंत के स्थान जो अंदर के साइड है, ये ही सब ओमेंटम कहलाता है, जो चर्बी। तो यही बढ़ जाता है जी, आते कुछ नहीं बढ़ता है, आतों में कुछ ऐसा नहीं होता है, पर जो ओमेंटम होता है यानी कि यही बपा बहनम, यही क्या करता है? मेद का बहन करता है, ये धारण करता है जी, यही स्थान है ना। और देखते हैं यही स्थान पे बढ़ जाता है ना, सबका पेट बढ़ जाता है, गोल है ना, हो जाता है। तो ये है ओमेंटम। तो ओमेंटम का स्थान देखें तो यही स्थान बताया गया है जी शास्त्रों में। और देखिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि उदर में है। तो उदर, ओमेंटम कहाँ है? उदर में ही तो है। और आपका जो है जो बपा बहनम, संस्कृत सूत्र में कहा गया बपा बहनम मेदा स्थानम तैल वर्तिका, ये कहकर बपा बहनम को मेद का स्थान बताया। तो मेद कहाँ रहता है जी? तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, 15 कोष्ठ अंगों में बपा बहनम की भी गणना की गई है, यानी कि ओमेंटम का भी गणना किया गया है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो बपा बहनम जो है यानी कि ओमेंटम इसे कहेंगे, ओमेंटम से नाम याद रखें ना रखें, समझना है कि मेद कहाँ रहता है। तो मेद का प्रमुख स्थान जो है ना, क्या कहा गया है जी? ओमेंटम कहा गया है, यानी कि उधर। आप इसे आप उधर मानिए, ऐसा आपको
समझ लेना है कि हाँ जो मेद है मुख्य रूप से उदर में रहता है। अगर उदर में भी कोई पूछे या फिर समझने की कोशिश करे तो ओमेंटम, मॉडर्न दृष्टिकोण से ओमेंटम, ठीक है जी, इसे आप बपा बहनम कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरा है डीप फेसिया। तो ये डीप फेसिया क्या है, तो ये देखिए, ये मांस धातु जो होता है ना आपका, जो त्वचा होता है, तो इसका लेयर होते हैं कई सारे। तो जैसे देखिए एपिडर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन, अभी त्वचा के बारे में पढ़ेंगे अगर डिटेल देखें तो कई सारे लेयर होते हैं। कोई ऐसा मतलब क्या, बाघवट ने तो वैसे 7 और चरक ने वैसे 6 त्वचा का लेयर का कहा है ना। तो जो सुपरफिशियल फेसिया है और फिर डीप फेसिया है, फिर मसल्स है जी। इस प्रकार से त्वचा के बाद इस प्रकार से जो है त्वचा का ये सब लेयर है। तो डीप फेसिया इस प्रकार से यहाँ पे आया है डीप फेसिया। तो ये जो है जो सफ़ेद देख रहे हैं ये वाला है मेद, ठीक है। तो ये भी 2 स्थान में विशेष रूप से बता दिया गया है, ओमेंटम और डीप फेसिया। इस प्रकार से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी हमने देखा है ना, और ये मॉडर्न में इस प्रकार से बताया ओमेंटम और डीप फेसिया। चलिए, तो मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटे अस्थियों में रहता है, ये क्लियर पहले ही मैंने बता कर दिया था, और बड़े अस्थियों में मज्जा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और अब देखते हैं कि उदर जो है मनुष्य के वसा का न्यूनाधिक संचय स्थल माना जाता है। जो उदर है यानी कि ओमेंटम और उदर शायद मिलता जुलता शब्द ऐसा लगता है। तो जब शरीर में स्थूलता आती है तब यहाँ संचय और अधिक बढ़ जाता है। तो क्या है जी, स्थूलता जब आती है तो सबसे पहले क्या होता है, पेट बढ़ जाता है। सबसे पहले देखेंगे पेट ही बढ़ता है ना, हाथ पैर नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा। पहले क्या है, ओमेंटम यानी कि जो प्रमुख स्थान है बपा बहनम ये है। यद्यपि क्या होता है, इस काल में वसा का संचय अन्य भागों में भी होता है तथापि उदर में अधिक होता है, यही ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो है चूँकि इसका स्थान है, प्रमुख स्थान, एकत्र करने का प्रमुख स्थान है, वसा का वहन करने वाला प्रमुख स्थान है। बपा बहनम इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये बपा का वहन करता है, ठीक है। वैसे तो बसा बहन लिखना लेकिन बपा बहन ही कहते हैं इसे जी, है ना। बसा बहन नहीं इसे पढ़िएगा, बपा बहन ही कहा गया है नाम। ओमेंटम क्योंकि ये जो है बसा का वहन करने वाला जो है प्रमुख स्थान है मेद का, है ना। बसा का मेद का जो है इस प्रकार से वहन करने वाला प्रमुख स्थान है। तो ये जो है ओमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है देखें तो अभी जो है यहाँ से पढ़िए, आधुनिक मत से मेद की उत्पत्ति। आधुनिक मत से मेद की उत्पत्ति आहारगत स्नेह द्रव्यों, कार्बोहाइड्रेट्स तथा नाइट्रोजन रहित प्रोटीन से होती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक स्नेह शरीर के वसा स्थानों में संचित हो जाता है। मेदो धातु को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एडिपोस टिश्यू कहा जा सकता है। ठीक है, 2 लाइन और पढ़िए। शरीर में मात्रा से अधिक स्नेह 2 मुख्य स्थानों में संचित होता है। नंबर 1 एडिपोस टिश्यू, 2 लीवर एडिपोस टिश्यू में स्नेह ट्राइग्लिसराइड के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसकी कोटा को ठीक है। देखिए क्या है कि मॉडर्न में आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो देखिए मेद की उत्पत्ति आहारगत स्नेह द्रव्यों से होता है। जब आप आहारगत देखिए, आप दूध लेंगे, घी लेंगे तो ज़्यादा होगा, और आप नॉर्मल भोजन करेंगे, कल मैंने बताया था कि साधारण अगर आप प्लांट वेस्ट भी फूड आपका है, यानी कि केवल आप घी तेल नहीं ले रहे हैं, केवल सब्जियां खा रहे हैं, तो भी पे आपको जो है मेद प्राप्ति होगी, क्योंकि सब में क्या है जी, मेद है, सभी में चिकनाई है। क्योंकि गाय वही भूसा खाता है, ध्यान रखिए, गाय क्या खाती है, भूसा खाती है, पानी पीती है, फिर भी देखें तो क्या है कि वो दूध देती है और दूध में फैट होता है जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तूड़ी है ना, जो भूसा है, उसमें भी फैट है, उसमें भी तेल है, उसमें भी सने है, पर आप खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं, है ना। तो भगवान ने गाय को बनाया है, गाय खाती है तो गाय पचा लेती है उसके सने को,
यानी परिवर्तित कर लेती है और दूध देती है। दूध में फैट होता है 3-4% तो होता ही है जी। ठीक है, तो हर एक वस्तु में क्या है जी, चिकनाई तो है। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो जो मेद की उत्पत्ति का है ना क्या आधार है, तो आहारगत जो स्नेह है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, स्नेह है, तो स्नेह द्रव्यों में कार्बोहाइड्रेट्स या नाइट्रोजन रहित प्रोटीन से होती है जी, ऐसा बताया। और शरीर में आवश्यकता से अधिक स्नेह शरीर के वसा स्थानों में संचित होता है। मेदो धातु को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एडिपोज टिश्यू कहा जा सकता है जी। देखिए क्या है, वसा आप ऐसा समझ लीजिए, वसा संचित हो जाता है। ठीक है, वसा क्या होता है, संचित हो जाता है, और जब क्या है कि जरूरत पड़ता है तो ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और ये आगे जो है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि बनता है। तो इस प्रकार से देखिए क्या है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं वही मेद है, जिसमें क्या है शरीर में मात्रा से अधिक स्नेह दो प्रमुख स्थानों में संचित होता है, एडिपोज टिश्यू और दूसरा लीवर में। लीवर भी क्या करता है कि बहुत सारे जो है संचय कर लेता है स्नेह द्रव्यों को, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में संचित करता है। इसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो कई बार ये बढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, घी तेल कम करवा देते हैं। तो मज्जा और मेद ये धातु हैं, मज्जा और मेद धातु हैं, सप्त धातु में से। और बसा क्या है, एक उप धातु है, मांस का ही है ये। ठीक है जी, तो समझ में आ गया गुरु जी। एक प्रश्न और पूछना है आपसे। हाँ। आपने बोला कि जो मांस के वसा है ना, जो मांस के साथ में रहती है, तो शरीर में जहाँ जहाँ मांस है वहां पर वसा रहती है या कोई इस वसा का विस्तार है? नहीं, वसा पूरे शरीर में, बस जहाँ जहाँ मांस होगा। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ भी मांस है, मांस के सहारे नीचे ही पाया जाता है ना, क्योंकि इसी का उपधातु है ये। तो संपूर्ण शरीर में मांस है, तो संपूर्ण शरीर में वसा चर्बी है, और यह जो है चिकनाई रखता है, बनाए रखता है। मेद भी बनाए रखता है, लेकिन संपूर्ण शरीर की चिकनाई, जिसे आप देखते होंगे कईयों का जो है मांस जो है बहुत ज़्यादा रूखा सूखा होता है, कई का अच्छा होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है, तो चर्बी के कारण होता है ना जी। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेद धातु का प्रमाण। इसका जो है प्रमाण कितना है। ठीक है, जैसे कि हमने रक्त का भी पढ़ा था जी, रस का भी पढ़ा था, अब मेद धातु का पढ़ते हैं। तो सूत्र है द्यो मेदसा, चरक संहिता में है ये, और वैसे भागवत ऋषि ने भी बताया, सुश्रुत ऋषि ने भी बताए, सभी बताए हैं कि द्यो मेदसा अंजलि प्रमाण। जैसे पहले क्या था, कुछ ऐसा बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा नहीं था डिजिटल मशीन, तो वैसे तो तोला और छटाक ये सब चलता था। चलिए ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं बस कि कितना हो सकता है अपने शरीर में मेद। ठीक है, तो मेद जो है क्या है कि 2 अंजलि प्रमाण, द्यो मेदसा मतलब होता है अंजलि, यहाँ पे अंजलि प्रमाण है। 2 मेदसा मतलब 2 क्या, तो 2 अंजलि, तो 1 अंजलि में 16 तोला होता है। तो फिर कहिएगा तोला हम समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा समझ लीजिए 1 अंजलि में जो है 16 तोला होता है, और 1 तोला में 11 ग्राम समथिंग होता है। तो 1 अंजलि में आप इससे गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि 11 गुने 16 करेंगे तो आ जाएगा 186 ग्राम। तो यहाँ पे 2 अंजलि प्रमाण बताया गया है, तो यहाँ पे 372 ग्राम हो जाएगा जी। तो अपने शरीर में लगभग 370 ग्राम प्रमाण जो है। गुरुजी अंजलि क्या होती है गुरुजी? ये दिख रहा है ना, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना अंजलि। जैसे आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो आप देखिए पानी कई बार इस प्रकार से लेकर के छींटे मारते हैं। दोनों हाथों में मिला के अंजलि बनती है गुरुजी? हाँ, एक हाथ से अंजलि बनती है, दोनों हाथों का यहाँ पे। ठीक है गुरुजी। एक हाथ का नहीं समझना है जी, एक हाथ में आप देखिए ना, आप खुद करके देखिए, एक हाथ में क्या इतना आ पाएगा क्या? एक हाथ में क्या 180 ग्राम पानी ले पाएंगे क्या? इस प्रकार से नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा 50-60 ग्राम आएगा, एक ऐसे करेंगे तो। जब तक दोनों नहीं करेंगे तब तक 180 ग्राम नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि दोनों हाथों जोड़ करके जो बनता है उसी को अंजलि कहते हैं जी। तो 1 अंजलि में 186 ग्राम, 2 अंजलि में 372 ग्राम के बराबर क्या है अपने शरीर में जो है मेद प्रमाण है। तो आज गुरुजी 2 अंजलि में 372 ग्राम क्या मतलब हुआ सर? ये मेद हो गया, मेद का प्रमाण हो गया, मतलब इतनी मात्रा में है अपने शरीर में, संपूर्ण शरीर। एक अंजलि में 180 ग्राम और 2 अंजलि, मतलब 1 अंजलि और 2 अंजलि कैसे लिखा मतलब ये?
नहीं समझे, जैसे आप इसलिए मैं दोनों हाथ मिला के हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे, द्यो मेदसा, क्या बताया गया है जी जी, द्यो मेदसा, 2 यानी मिनट कि जो मेद जी है ना 2 अंजलि है, 1 अंजलि, इस प्रकार से फिर से 2 अंजलि। ऐसे नहीं समझिएगा 1 और 2 ऐसे नहीं, अच्छा बल्कि अच्छा ठीक है अगर ऐसे है केवल एक है तो इसको कहेंगे अर्ध अंजलि परमान, इसको अर्ध अच्छा अंजलि गुरु जी कहेंगे। और ऐसे मिल जाता है तो 1 अंजलि, तो एक 1 अंजलि जी 2 अंजलि, तो एक में एक सौ अच्छा अस्सी अच्छा छियासी ग्राम और 2 देंगे जी तो इस जी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे द्यो मेदसा लिखा है तो 2 अंजलि, तो ये है जी। ठीक है गुरु जी ठीक है, तो में धातु का धन्यवाद प्रमाण हमने पढ़ लिया है। और कल से पढ़ेंगे में धातु का क्षय वृद्धि, में धातु से संबंधित रोग बीमारी, कल पढ़ेंगे, कल अगली क्लास में। तो कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आज हमने 3 प्रमुख टॉपिक क्लियर कर लिया है, मास, मेद, बसा। ठीक है जी, समझ चलिए में आ गया बहुत अच्छी तरह समझ में आया गुरु जी अच्छी तरह समझ में आया बढ़िया ठीक है जी, चलिए कोई प्रश्न है तो रखिए। जी सर, मेरा प्रश्न है। हाँ। सर मुझे थोड़ी सी दुविधा हो रही है, जैसे कि मेद धातु जो जैसे बताया कि ये पेट के निचले हिस्से में ज्यादा होता है, तो सर जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको मैंने देखा है कि उनका पेट ही ज्यादा गोल निकलता है, बाकी पूरा शरीर जो रहता है वो बैलेंस रहता है, वो पित्त गोल उनका पेट बस ज्यादा उभर के निकल जाता है। और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं सर, वो लोग चारों तरफ से फैले हुए रहते हैं नॉर्मली ना। तो सर इसमें फिर कैसा रहता है सर मेद धातु का, मतलब तो इनका ऐसा पेट ही क्यों बढ़ता है और वो चारों तरफ से क्यों बढ़ जाते हैं? वैसे देखिए, जो आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, हमेशा जन्म प्रकृति की बात करिए तो अच्छा रहेगा। और दूसरी क्या है कि वर्तमान प्रकृति की भी बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले जन्म प्रकृति बता करके ही बात करनी चाहिए। तो जो भी है, जैसे बात वाले का तो कुछ नहीं रहेगा, है ना, चाहे आपका उदर हो चाहे पूरे शरीर हो, तो प्रकृति है तो संतुलन रहेगा। यानी बात प्रकृति में क्या है जी, नॉर्मल, कृषिका या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। और पित्त प्रकृति है तो बिल्कुल मध्यम रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम करता है तो चूँकि पित्त प्रकृति है इसका अगर जन्म प्रकृति, तो फिर केवल पेट बढ़ेगा, ना कि पूरा जो है स्कंध, नितंब ये सब नहीं बढ़ेगा। और कफ वाला है तो उसका तो पेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पेट में ओमेंटम जो है, ओमेंटम यानी कि मेद का वहन करने वाला जो कला है, इसको ओमेंटम कहते हैं, बपा वहन। ये जो जो आपका जो है इस प्रकार से यहीं पे रहता है, आंतों के पास ही, उधर के नीचे थोड़ा सा, मतलब ये आपका अमाशय, अमाशय के नीचे जो है ना, पूरा यूरिनरी ब्लैडर तक जो है पूरा जो है ये आपका ओमेंटम है। तो ये जो है क्या है कि यहाँ पे संचित होते रहता है, और इसका जो है आगे के जो है खर्च में नहीं आता, उपयोग में नहीं आता है, ये संचय ही होते रहता है। ये जो यहाँ पे मेद है संचित होते रहता है, ये उपयोग में नहीं आता है। तो क्या होता है कि ये बढ़ता ही जाता है इस प्रकार से। और कफ वाले में क्या है कि ना केवल उदर बल्कि पूरे स्कंध, नितंब, है ना, इस प्रकार से पूरे शरीर, गाल वगैरह, है ना, इस प्रकार से सभी जो है बढ़ जाते हैं जी। ठीक है, तो ये तो है ही, ये तो होना ही है। तो सर क्या कफ वाले में मेद धातु ज्यादा होता है या तो फिर? होगा ना, बिल्कुल कफ वाले में मेद धातु ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कफ का गुण क्या है जी, कफ का गुण ही है स्निग्ध, है ना। और मेद क्या है जी, तो चिकनाई ही तो है, मेद भी चिकनाई है, बसा भी चिकनाई है, मज्जा भी चिकनाई है। तो ऐसा है कि जो कफ वाले हैं ना, उनको ये सब ज़्यादा होंगे, चिकनाई ज़्यादा होगा, चाहे मांस के रूप में, मेद के रूप में, मांस के रूप में, मेद के रूप में, अस्थि, मज्जा, सब कुछ ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। बात वाले में क्या है कि कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बात का गुण है रुक्ष गुण, तो उनमें मांस भी नहीं रहेगा, और मांस का जो उपधातु है बसा वो भी नहीं रहेगा, तो मेद भी नहीं रहेगा, मज्जा भी नहीं रहेगा, सब कुछ का क्या रहेगा, क्षय रहेगा जी, है ना। जब धातु नहीं रहेगा तो उपधातु कहाँ से होगा? तो देखिए क्या है, मांस जो धातु है इसी का उपधातु है, तो दोनों चीज़ ज़्यादा रहेंगे, मांस भी ज़्यादा रहेगा, मेद भी, बसा भी ज़्यादा रहेगा, मेद भी ज़्यादा होगा, तो इस प्रकार से सब कुछ रहेंगे। ठीक है जी सर। और सर नमस्ते जी। जी नमस्ते। सर मेरा थोड़ा सा प्रश्न अलग है। मेद के बारे में, किसी की प्रकृति जो शरीर रहता है जो छोटा रहता है, किसी का मीडियम रहता है, किसी का बड़ा शरीर रहता है। अब मेरा ये देखो
बहुत बड़े, तो अंजलि से कैसे प्रमाण निश्चित करेंगे? सिंपल है वैसे तो ये ऐसा बताया गया है ना कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो बड़े व्यक्ति की अंजलि प्रमाण नहीं होगा, ये उसी बच्चे के अंजलि प्रमाण से होगा ना, उसी बच्चे के अंजलि प्रमाण से होगा। या आप हैं, आप छोटा हैं तो आपके अंजलि प्रमाण होगा, ना कि हमारे अंजलि प्रमाण होगा, है ना। कोई 3 फीट का है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो जो व्यक्ति का हाथ अंजलि, उसी का जो है हाथ अंजलि से जो है प्रमाण जो है उसका रहेगा, ठीक है। उसके हाइट भी कहते हैं ना, उससे के हाथ के हाँ अनुसार जी, होगा। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। हाँ, आपने जो जितना भी जो प्रकृति के बारे में बोला है ना, जो किस किस मंथ का किस किस मंथ में उसका प्रकृति क्या होता है, किस मंथ जन्मा हुआ लोग हाँ, इंसान किस प्रकृति का होता है, ये जो आपने क्लास में तो बताया, हाँ, हाँ, मगर उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं। किस मंथ में जन्मा किस प्रकृति का होता है, एक पीडीएफ बना के एक लिस्ट बना के अगर दे देंगे तो हाँ, शायद ठीक है, आसान रहेगा। आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए करेंगे, विनती। देखिए करेंगे ठीक है। इसके ऊपर। फिर भी देखिए आप उस वीडियो को डेट ऑफ बर्थ से जो प्रकृति निकालने वाला जो हमने बताया है टेक्निक, तो उसको आप दोबारा सुनिए और तब समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऋतुचर्या भी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि धातु फिर भी अपने शरीर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ऋतुचर्या नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ऋतुचर्या में क्या है, तो अपने शरीर को जब तक समझ में नहीं आएगा, तो अभी तो मैं धातु पढ़ा रहा हूँ ना, तो धातु पढ़ा के ही ये पढ़ाएंगे, रसों के बारे में पढ़ा करके और दिनचर्या ऋतुचर्या पढ़ाएंगे, तो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें, उस सब समझ में आ जाएगा। ऋतुचर्या में 6 ऋतु हैं, आपको बस 6 ऋतुओं का नाम याद रखना है, किस काल में कौन सा बात पित्त कफ कौन सा बढ़ रहा है, कौन से महाभूत बिगड़ रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ऋतु के अनुसार है ना, तो 3 प्रमुख ऋतु आपको समझना है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ठीक है। तो बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। अब वर्षा ऋतु में जो है वात का प्रकोप हो जाता है, और शरद ऋतु में जो है पित्त का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस ऋतु में उसका रक्त धातु का निर्माण हो रहा है तो आप इसे समझिए इस प्रकार से, है ना। अगर क्या है कि किसी का जो है वात ऋतु वर्षा ऋतु में रक्त धातु बन रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि वात का प्रकोप है वहाँ पे। किसी का जो है बसंत ऋतु में जन्म हो रहा है, रक्त धातु का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि उस व्यक्ति का रक्त धातु का निर्माण बसंत ऋतु में हो रहा है। बसंत ऋतु अब देखिए कौन से महीने में आपका पड़ता है, कौन सा आप कैलेंडर यूज करते हैं, हिंदी कैलेंडर ही चलता है आपका, इंग्लिश कैलेंडर चलता है, फिर उसके अनुसार देखें। अगर क्या है कि रक्त धातु का निर्माण जो है शरद ऋतु में हो रहा है, यानी कि पित्त का प्रकोप मिलेगा, पित्त ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो इस प्रकार से देखें, नॉर्मल है। फिर अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जब तक। देखिए आयुर्वेद क्या है, तो प्रयोग का विषय है, आप इसे प्रयोग करिए, 2 4 10 लोगों से पूछिए कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मिलाइए, तो आपको ना होगा क्लियर। ऐसे नहीं होगा ना कि हमने पढ़ा दिया और आपने सुन लिया, तो ऐसे क्लियर नहीं होगा, ऐसे में तो दुविधा ही बनी रहेगी। जब तक आप 10 लोगों के नहीं देखेंगे तभी आपको जो है, जब तक जो है आपको क्लियर नहीं होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।